अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान खौफनाक जंग जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इसराइली हमले में शहीद हो गए। ईरान पर हमलों में अब तक 555 अफराद से जायद शहीद हो चुके। ईरानी नुमाइंदे ने ईरान के जौहरी तंजीबात नतन्स पर भी हमला आवर होने की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब ईरान ने 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा और ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने कुवैत में अपने 3 F-15 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सेंटकॉम ने तैयारे फ्रेंडली फायर में गिरने का दावा किया है। अमेरिका इसराइल ईरान जंग, क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है? क्या ईरान तवील जंग लड़ सकता है? और क्या अमेरिका ईरान में रजीम चेंज कर पाएगा? सवालात बहुत से हैं, उन पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है। इस हवाले से भी बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के परखचे उड़ा दिए हैं। और इसके अलावा अब तक तालिबान रजीम के 435 कारिंदे जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और सैकड़ों टैंक और आर्टिलरी गन्स मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। उनके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं और मामलात जितना तूल पकड़ते जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर यह आती है, क्या ईरान लंबी जंग के लिए तैयार होगा? इस पर क्या बात करेंगे? शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, क्या ईरान लंबी जंग पे तैयार होगा, ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चॉइस नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। और ये उसके मेरा ख्याल है जी सर्वाइवल की जंग है। मैंने एक और चैनल पे भी ये बात की थी जी कि जब जब यहाँ कुछ हफ्ते पहले लाहौर में वली नसर आए हुए थे, तो उनसे वो एक लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर आए हुए थे, थिंक फेस्ट में। तो वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई और बातों बातों में मैंने उनसे ये पूछा कि क्योंकि पिछला जो कन्फ्लिक्ट था, जो 12 दिन की वॉर हुई जिसमें 2025 में ईरान और इसराइल की, उसमें ईरान ने ये कहा था कि जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं वो हमारी रेड लाइन है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। और अब जब ये लाइन क्रॉस कर दी गई तो मुझे उनकी वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि जी अगर वो लाइन क्रॉस हुई तो ईरान जो है वो सुइसाइडल हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, तो ईरान के अंदर जो इस वक्त फर्वर है, जो ईरान के अंदर इस वक्त सेंटिमेंट है, वो रिमोर्स का भी है, ज़ाहिर है दुख का भी है, लेकिन एक गुस्से का भी है। और जो आप ईरान की आप देखिए कि जिस तरीके से वो मिडल ईस्ट की कंट्री को, गल्फ स्टेट्स को, जिस तरह से वहाँ पे जो बेसिस हैं उनको वो हिट कर रहा है, जिस तरीके से इवन जो स्टेट ऑफ हुर्मज़ है उसमें भी मिसाइल फायर किए गए। और अभी थोड़ी देर पहले इत्तला आई है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर भी कोई बहुत इफेक्टिव मिसाइल फायर किया, अभी तक उसकी डिटेल नहीं आई। तो इन अ वे अगर आप ये देखें तो ईरान जो है अब उसके पास, लोग कहते थे कि जी ये अगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, गल्फ स्टेट्स के ऊपर फायर करेगा तो ये तो गुडविल ईरान की ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त ईरान को जंग में गुडविल भी चाहिए। तो गुडविल और सर्वाइवल में से जब अगर एक चूज़ करना पड़े आपको, तो ज़ाहिर है आप सर्वाइवल चूज़ करते हैं। तो इस तरह अगर आप देखिए तो ये एक कम्प्लेक्स, वैसे ये कम्प्लेक्स अफेयर है जी, क्योंकि ये रीजन बहुत वॉलेटाइल है। यहाँ पे जो एस्केलेशन है, जिस तरीके से ये दोनों तरफ से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पे एस्केलेशन कंट्रोल नहीं है। लेकिन अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि इवन अमेरिका के अंदर इस जंग के को लेके बहुत जनरल पब्लिक में बहुत तशवीश है। लोग कह रहे हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। वो जो पॉपुलैरिटी है ट्रम्प की अमेरिका के अंदर, वो तेज़ी से लूज़ हो रही है। इवन इसराइल के अंदर आपको पता है उनकी पूरी पॉपुलेशन पिछले 5 दिनों से बंकर्स में है, और आप बंकर्स में वो भी हफ्ते से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के रह सकते हैं। जबकि अदरवाइज़ जो ईरानी लोग हैं, अगर आप हिस्ट्री देखें तो 200 साल हो गए हैं वो कोई ना कोई, किसी ना किसी ऐसी एक जंग की सूरत हाल में है। कोई ना कोई जंग, कोई ना कोई रीजनल फ्रिक्शन, कोई ना कोई सम अम्पायर्स राइवलरी, सम सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा है। और ईरान का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जी, गो के इस जंग में जो भी हो, नुकसान सबसे ज़्यादा ईरान का ही हो रहा है, लेकिन इस ईरान की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी जोग्राफ़ी है। जैसे हम वॉरफेयर में कहते हैं कि 3 फैक्टर, जोग्राफ़ी, टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं कि हु जी। विल विन द वॉर। तो ईरान की ये जो जोग्राफ़ी है जी, जो डेप्थ ऑफ स्पेस उसके पास है। और दूसरी बात यह है
कि कोई भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, तो इसलिए कोई भी ग्राउंड होल्ड नहीं कर सकता। आप स्टैंड ऑफ वॉर हो रही है, आप स्टैंड ऑफ से आ रहे हैं, आप स्टैंड ऑफ से लड़ रहे हैं, आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है। 2 दिन के अंदर तकरीबन 1,000 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसका वॉर स्टेमिना इन टर्म्स ऑफ द जी, टाइम देखें, तो आई थिंक ईरान आउट पेस करता है बाकी सारी जो कन्फ्लिक्ट के अंदर पार्टीज हैं उनको जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सर, यही बात आपसे, आप क्या समझते हैं कि ईरान के हवाले से कुछ जो स्पेकुलेशन के एतबार से ही बात कर सकेंगे कि किस हद तक ज़ख़ीरा मौजूद है, क्योंकि इस वक्त जो उनकी स्ट्रेंथ है वो मिसाइल्स ही हैं, तो उनके पास कितना ज़ख़ीरा हो सकता है? क्या इस हवाले से भी कुछ बातचीत हो रही है? असल में ईरान की जो सस्टेनेंस पावर है, उस वो दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक उनकी जो रेजिस्टेंस की जो उनकी विल है जी, कि वो कितनी देर तक वो रेजिस्टेंस उनके अंदर बाकी रहेगी, जिसपे अपने एज ए नेशन या एज ए कंट्री वो सस्टेन करेंगे अपने आप को। उसके अंदर उनकी कैपेबिलिटी भी आती है, विल भी आती है, और जैसे पहले कहा गया आबिद ने कि जोग्राफिकल टोपोग्राफी भी आती है, और उसके साथ साथ जो उनके पास जो टेक्निकल और वेपन कैपेबिलिटी है वो भी आती है। जी, अब रेजिस्टेंस जहां तक है वो उन्होंने आज नहीं शो की। ईरान जब से उसके ऊपर सैंक्शन लगी है वो रेजिस्टेंस फेज ही में है, और उस रेजिस्टेंस फेज में उन्होंने अपने आप को एक पावर के तौर पे ऐसे रखा हुआ है कि जिससे इसराइल तो खौफ खाता ही है, उससे अमेरिका भी खौफ खाता है। और उसमें देखा कि ये आज की बात नहीं है, 2003 में जॉनसन ने पहली दफा ईरान को एक्सेस ऑफ ईवल करार दिया था, और उसका मतलब क्या था? वो ईवल तो उनके अंदर कोई नहीं है, लेकिन वो उसको मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कंपेयर कर रहे थे कि वो किस तरह इसराइल को या किस तरह बाकी अमेरिका को बाकी चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है। और वो हिस्टोरिकल फेज में वो चीज चल रही है। अब जब से उसके ऊपर सैंक्शन लगी है तो साफ जाहिर है कि जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स है या जो उनके पास वार म्यूनिशन है वो किसी डिफेंस साइट पे तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ अपने अंदर रखा हुआ है। जी, तो पहली जो, और इस तमाम अरसे में मैं उनके एक दफा फॉरेन मिनिस्टर की और एक उनके इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं, उनका नाम लग गया, उनकी स्पीच सुन रहा था, तो उनसे ये सवाल किया गया था कि आपके पास कितना स्टेमिना है लड़ाई करने का। तो उस पर जवाब उनका ये था कि हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं ये वॉर से पहले की बात है, काफी पहले की बात है। उन्होंने कहा ये हम अपनी तैयारी जो कर रहे हैं उसमें हमने अपने नजर में जो चीज रखी है वो ये है कि हमने अल्टीमेटली अमेरिका से लड़ना है। हम्म, तो हमने उस रेड लाइन को या उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हम तैयारी कर रहे हैं। तो साफ जाहिर है उसके अंदर उनके मेजर जनरल थे जो जो शहीद हो चुके हैं, जो इस तमाम टेक्निकल प्रोग्राम के इंचार्ज थे, और वो बड़ी खामोशी से और बड़ी लगन से उन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया। तो एक तो उनकी इंडिजीनियस कैपेबिलिटी डेवलप हुई, यानी सबसे बड़ा झूठ बोला गया इसके ऊपर अमेरिका ने जब उन्होंने कहा कि जी हम बंकर बस्टर बम मार के हमने अमेरिका की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, तो अभी फिर न्यूक्लियर के मुज़ाकरात करने के लिए चले आए। तो इसका मतलब है देयर इज अ डायकोटमी, देयर इज अ डिव, इसके अंदर एक हिपोक्रेटिकल वैल्यू है जो ट्रंप ने पहले कहा था और जो अब कहा था। उसके बाद जब इजराइल ने हमला किया अमेरिका के ऊपर ईरान के ऊपर लास्ट है, जी, उसके बाद से आपने देखा कि उसके बाद से जब ये कहा गया कि अब ईरान के ऊपर दोबारा भी हमला होगा, तो उसके जी, बाद फिर रशिया भी ईरान के पीछे आ गया और चाइना भी आ हम्म, गया। अब उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया, क्योंकि उनका खैबर शिकन जो मिसाइल है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं, या सजील की जो करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, वो जी, बहुत सारी रशियन ओशियानिक मिसाइल और बाकी जो उनसे मिलती जुलती है। हम्म, तो इसका मतलब है कि उनके पास मुझे लगता है कि इतनी चीजें आ गई हैं और जिसकी सप्लाई कॉन्टिन्यूटी से बरकरार रहेगी, हम्म, जिसके लिए उन्होंने इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को भी बंद कर देंगे। और याद रखिएगा अभी जिस तरह बहरीन के अंदर फिफ्थ फ्लीट के ऊपर हमला हुआ है और जहां वहां पे उन्होंने जो तबाही की है, तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गई तो बहरीन के अंदर फ्लीट भी और फ्लीट हेडक्वार्टर भी और जितने उनके डिस्ट्रॉयर्स और बाकी चीजें डिप्लॉय हैं वो भी उस लॉजिस्टिक से और बाकी चीजों के से कट जाएगा, जिसके लिए हम्म, जरूरत होती है उस लॉजिस्टिक से, उस बैरी बेड़े को और उसके डिस्ट्रॉयर्स को मेंटेन करने के लिए। एक डिस्ट्रॉयर जो है वो 96 मिसाइल जो है हम्म, वो चलाता है, जिसमें 56 फ्रंट में होते हैं, 46 बैक में होते हैं, और वर्टिकल बिल्कुल वो ठीक, जाते हैं। अब जी, जब उसको री आर्म करना है तो इट हैज टू कम बैक टू दी पोर्ट।
तो बिल्कुल इसमें सही। मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो जी, तमाम अमेरिकन एसेट जो डिप्लॉय हैं उनको ध्यान में रखे, और जी, फिर जो ईरान के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल जब वो मार रहे हैं तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल उनको डिलीवर हुए होंगे या हुँ, चाइना से या रशिया से। तो इसका बिल्कुल मतलब सही। है कि उनके पास स्टेमिना है इस जंग को लड़ने का, ठीक, इसीलिए उन्होंने इस जंग का थिएटर ऑफ वॉर जो है उसको बढ़ा दिया है और मुख्तलिफ जगहों को सिलेक्ट करके उसके साथ साथ वो इसराइल को भी इस तरह एंगेज कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने बाकी जगहों पे जो अमेरिकन बेसिस हैं उनको जी, उन्होंने हिट किया। और आपको पता है ठीक, अभी जो खबरें आई है जी, उसमें इवन अमेरिकन के F-35 3 तैयारे हैं, वो खुद अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है कि कि वो वो गिरेंगे। तो वो कह बिल्कुल, ये रहे हैं कि ये फिजाई निज़ाम की कुछ और मिस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से गिरे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो हुँ, कुवैत के अंदर या बहरीन के अंदर ये चीज़ है कि वो फिजाई निज़ाम उनका इराटिक हो गया और उससे वो तैयारे गिरे। तो इसका हुँ, मतलब है कि जो रेजिस्टेंस जो है वो आने वो वाले बढ़ती दोनों में जाएगी। ईरान की तरफ से और फियर्स होती जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर क्या देखते हैं कि इस जो सारी सूरत हाल बनती नजर आती है, क्या यहाँ पर चाइना और रशिया भी अब खुलकर इस मैदान में आ सकते हैं, और क्या ये जो सारी सूरत हाल है तीसरी जंग अजीम का पेशखैमा हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरी जंग अजीम, मिनी तीसरी जंग अजीम तो शुरू हो गई है। हम्म, 14 ममालिक जो है वो तो इन्वॉल्व हो गए हैं ना, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इसी गेम प्लान का हिस्सा थे। ये तो बात हम्म, अब मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज जो DGISPR साहब का अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है, हम्म, वो मेरे ख्याल में आई ओपनर है। ये बताइए कि DGISPR साहब को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पेश आई, ऐसा इंटरव्यू देने के हवाले से, कि हम्म, पाकिस्तान जो है वो अगला हदफ हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये फिर जो है हॉरिफिक इसके जो नताइज होंगे वो होंगे, क्योंकि हम्म, पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा न्यूक्लियर रियासत है। हम्म, ये बात एक खास पहराए और खास वक्त के अंदर आना इससे साबित करता है कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपनी गोल्डन ईगल एक्सरसाइज जो है वो करती है, और वो नहीं करती, वो करती है, तो हमें पता है कि थ्रेट कहाँ से है, पहली बात। हम्म, तो अब इसके ऊपर ज़रा आ जाएँ कि जो जैसे ब्रिगेड साहब फरमा रहे थे, इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा और आ जाऊँ। पहले ये जहाज़ क्यों नहीं गिर गए अमेरिकन? ये हम्म, तो जहाज़ पहले भी इस खित्ते में काफ़ी अरसे से थे, तो फिर ये अचानक कटी पतंगों की तरह क्यों गिरना शुरू हो गए? हम्म, क्या वजह है कि अमेरिका ने कहा कि एक जहाज़ गिरा है, और जी, कुवैती वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि मुतअद्दिद जहाज़ गिर चुके हैं। ये बयान जो है, ये दोनों के अंदर एक बड़ा मेरे ख़्याल में कैच है। कहीं मेरे ख़्याल में मायूसी का एलिमेंट है। अरब दुनिया जो है वो ये सोचने पे लग गई है कि जो उन्होंने जो है खरब-हा डॉलर जो है वो दे दिए इनको, हम्म, और उसके नतीजे के अंदर ये तो अपना दिफ़ा करने में भी नाकाम रहे, ये हमारा क्या दिफ़ा करेंगे? और फिर जो फुटेजेस सामने देखने में आई हैं, जिसके अंदर मल्टीपल जहाज़ जो है वो भाग रहे हैं, और वो ख़ास तौर पे जो कार्गो प्लेन्स हैं, उनके साथ जो है वो उनकी एयर फ़ोर्स के जहाज़ क्यों जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। अगर हम्म, उनके जहाज़ों को कोई किसी मिसाइल से या किसी और से खतरा नहीं है, तो बिल्कुल, वो तो फिर ग्लोब मास्टर्स जो हैं, जो कि उनके जहाज़ हैं बड़े-बड़े CA-5 गैलेक्सी वग़ैरह, जी, वो खुद क्यों नहीं जा रहे? और माज़ी में तो उनके साथ इस तरह से पूरे 6-6 जहाज़ के प्रोटोकॉल जो है वो तो नहीं जाते थे। हम्म, और ये जहाज़ जो गिरा है, जिसकी फुटेज आज सारे टेलीविज़न्स में पूरी दुनिया में देखी गई है, इसके अंदर एक बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि उसके जो इंजन है उनमें आग लगी हुई है। जी, इसका मतलब है कि उनको हीट सीकिंग मिसाइल जो है वो आके लगा है, और अगर ये हीट सीकिंग मिसाइल लगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मैल फंक्शन या कोई और वजह नहीं, बल्कि जहाज़ हिट डाउन हुआ है। बहरहाल, अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो अभी से थोड़ी देर पहले आया। उन्होंने ये कहा कि ये जंग जो है ये तवील भी हो सकती है, और इस जंग के अंदर हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। हम्म, ये नुकसान कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने लोगों के ज़हन बना रहे हैं कि जनाब अब आप बॉडीज़ रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएँ। पहले भी ये याद है, मेरे ख़्याल में ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब को अच्छी तरीके से पता है कि इन्होंने बागराम के अंदर मोर्चरी बनाई हुई थी, और वहाँ कई 100 अमरीकी जो मारे जा चुके थे, उनको सर्द खानों के अंदर रखा हुआ था, और ये आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ उनकी लाशें जो थीं, वो वहाँ भिजवाते थे। ये बात तो अब मेरे ख़्याल में सबको पता है इस बात जी, का। अब ये बात जब आ जाती है कि ईरान के पास असला क्या है, क्या नहीं, इसको छोड़ दें। ईरान के पास इस टाइम पे जो नई रेजीम आई है, वो तो आप ये देखें कि जो रेजीम चेंज होके तो पहले से ज़्यादा सख्त हो गई। क्या हम्म, उनका नज़रिया आयतुल्लाह ख़ामेनेई से अलहदा है?
तो ये तो कहते थे कि जनाब ये तो वो लोग हैं जिनके ऊपर ज़बरदस्ती जो है आयतुल्लाह खामेनी ने कब्ज़ा किया हुआ है और ईरान के ऊपर मुसल्लत हुए हुए हैं। लेकिन अब ये पता चलता है कि वो तो दिलों के ऊपर लोगों के राज कर रहे थे और लोग जो है उनके लिए जो है बाहर निकले हैं। बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो ये समझते हैं कि ईरान ये जंग हार चुका है। मेरे ख़्याल में इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, जो अभी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और ईरान को ये मालूम था कि आयतुल्लाह खामेनी जिस उम्र के हिस्से के अंदर हैं, वो और कितने साल जी जाते। इसलिए उन्होंने तमाम जो उनके हवाले से मुतबादिल जो लीडरशिप थी, उसको तैयार किया हुआ था। और ये जो नई क़यादत फ़ौज के अंदर आई है, ये मेरा ख़्याल है बड़ा ही लीथल सिस्टम है, क्योंकि ये यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन के अंदर जो जोश और जज़्बा और उनके अंदर रिएक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम अमली तौर पर देख रहे हैं। इज़राइल ये कहता है कि जनाब हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तमाम के तमाम जो मिसाइल है, वो जी। फ़ज़ा में मार गिराए हैं। तो ये नीचे क्या आँधी चली है जिसकी वज़ह से बिल्कुल, बिल्डिंगें बड़ी-बड़ी 14-14 बिल्कुल। मंजिला बिल्डिंगें जो है ज़मीन-बोस हो गई, खंडरात जी, का मंज़र पेश कर मंज़र रहा पेश है। करें, और बिल्कुल। बेंजामिन नेतन्याहू का कोई पता नहीं है कि वो किधर है। बेंजामिन नेतन्याहू जिस बिल्डिंग में रात था, उसके ऊपर जिसके अंदर वो एक इजलास कर रहे थे, उसके ऊपर भी एक हमला हुआ है। हुँ, और ये अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू उसके बाद नज़र नहीं आ रहा। देखें, बात ये है कि इस हमले के पीछे वजूहात जो है घिनौना कारोबार है एप्स्टीन फाइल का। एप्स्टीन फाइल के अंदर जो गुनाह और मकरूह धंधे थे, उनको छुपाने के लिए ये 3 ममालिक जिसके अंदर भारत, इज़राइल और अमेरिका है, ये शामिल हो गए हैं। जी। इज़राइल और अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने वाले हैं और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। ईरान उनके गले पड़ गया है और अब ये सीज़ फायर की बातें कर रहे हैं। जबकि मुझे ये लग रहा है कि अभी ईरान के पास कुछ तुर्कश के अंदर ऐसे ज़हरीले तीर मौजूद हैं इस टाइम पे, जो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देंगे। ख़ास तौर पे यूएसएस अब्राहम लिंकन के हवाले से इत्तलात ये है कि इस टाइम पे उसके ऊपर आग बुझाने के लिए अबू धाबी से भी जो है वो पानी के गए हैं जहाज़, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिशें शुरू की हैं। बहरहाल ये याद रखें कि जब किसी शिप को आग लग जाती है, तो उस शिप के अंदर जो है मेटल के अंदर क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सी कि अभी जो है वो हनूज़ दिल्ली दूरस्त, अभी जी, कबल अज़ वक़्त होगा कुछ भी कहना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा कर्नल साहब, यकीनी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल बनी है वो तो हमारे सामने है। ये जो मकसद जिस हवाले से शुरू किया गया, आपने भी इससे पहले बात की थी कि ऑन ग्राउंड बूट्स नहीं हैं, तो कितना आसान होगा इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और उनके हवारियों के लिए कि वहां पर रजीम चेंज किया जा सके, क्योंकि यूं लगता है कि उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद रजीम को तो एक नई जिंदगी मिल गई। ये देखें, हर कॉन्फ्लिक्ट की एक एंड स्टेज होती है और मैं एक शायद आउट ऑफ द बॉक्स बात करने लगा हूँ। मुझे ये लगता है गो के ईरान के पास कोई टेक्नोलॉजिकल वेर विदाल नहीं है। वो उसके पास जो आप कह लीजिए जो वेपनरी है, वो उस तरह की नहीं है जो कि एक सुपर पावर की वेपनरी का मुकाबला कर सके। लेकिन मुझे बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ वॉर, मुझे लगता है कि जो एंड स्टेज है उसका कंट्रोल ईरान के पास है। और ये अब आप जैसे अभी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी कह रहे थे कि अब वो अमेरिकन जो हैं वो सीज़ फायर की बातें कर रहे हैं और ईरान जी। जो है उसके जेस्चर्स और पोस्टर्स से ये लग रहा है कि वो अब सीज़ फायर नहीं करना चाहता। वो कुछ अब जो अपने अहदाफ हैं या जो आप कह लीजिए कि जो उसकी जो इंटरनल अब जो लोगों की जो एस्पायरेशन है, जब तक कि वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर कर लेता, मुझे लगता ये है कि वो अब इस कन्फ्लिक्ट को चाहता है कि वो थोड़ा सा वे आउट करे। लेकिन देखिए, जहाँ तक बात है जी इस चीज़ की कि ये अब आगे क्या होगा और किस तरीके से ये अनफोल्ड होगा और क्या ये जो पूरा रीजन है ये इसमें क्या किस तरह से ये जो वॉर है वो अपने डायनामिक्स जो है वो स्टेब्लिश करेगी। तो ये रीजन क्योंकि एक बहुत ही वॉलेटाइल है जी। और ये अगर आप देखें तो इवन जो अब इस वक्त जो ममालिक हैं गल्फ़ के, उनकी जो अपनी पॉपुलेशन है उनके अंदर भी अनरेस्ट है। यानी एक क्योस बर्पा हो गया है जो आप देख लें। यूएसए की जो इस वक्त जनरल ओपिनियन है, जनरल पब्लिक है, वो भी थोड़े से अननव हैं और उधर भी एक कैफियत पैदा हो रही है जान की कि इस वॉर को ख़त्म होना चाहिए, ये वॉर क्यों हो रही है और इसमें क्या होगा। द जी। सेम इज़ ट्रू फॉर इसराइल। लेकिन जो ईरान के अवाम हैं, वो उनका एटीट्यूड, उनका जो परजर्वेरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए ये जंग जो है ये मुझे लगता है कि अब ये जो है ना वो टेक्नोलॉजी से हट के ना ये नर्व्स की और ये परजर्वेरेंस की और ये जी।
जो आप कह लीजिए कि जो द लॉन्ग वॉर है, अगर ये लॉन्ग वॉर में भी कन्वर्ट होती है तो ये एक बहुत ही एक डिफरेंट फेज के अंदर जा रही है, जिसमें वेपन्स ना होने के, अभी जैसे वेपन्स की बात हो रही थी जी, तो इस जी। दफ़ा जो आप देखें अगर ईरान के वेक्टर्स में, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। हम्म। आपको याद होगा कोई 8 महीने पहले, 6 महीने पहले एक खबर भी आई थी कि सोडियम परक्लोरेट का के 1000 टन जो है एक शिप लेके चाइना से ईरान आया। ये इट वाज ओपन सोर्स न्यूज़। अब जी। वो जो ये जो केमिकल है, ये यूज़ होता है सॉलिड प्रोपेलेंट्स के लिए। और ईरान ने पिछली वॉर में जो जितने उसके मिसाइल्स थे वो लिक्विड प्रोपेलेंट पे थे। हम्म। अब भी उसके लिक्विड प्रोपेलेंट पे मिसाइल्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी को उसने सॉलिड प्रोपेलेंट पे शिफ्ट कर लिया है। तो इस तरह की, और फिर जो उसके जो टर्मिनल बिल्कुल ठीक। सिस्टम्स हैं मिसाइल्स, वो बहुत इंप्रूव कर गए। सो चल, देयर इज अ चेंज, वो पहले वाले से अब काफ़ी चेंज है जी। बिल्कुल ठीक। कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान का किरदार इस तमाम सूरत हाल में क्या हो सकता है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, सर आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे मजीद। सर ये बताइएगा कि अभी ये भी इत्तला सामने आई, आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो अहलियां हैं वो भी इंतकाल कर गई हैं। सर इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे थे काफ़ी दिन से ये मामलात बन रहे थे कि उनको टारगेट किया जा सकता है, उनके लिए हालात साजगार नहीं थे, लेकिन उनको फिर किस तरह से इतना आसान टारगेट बनने दिया गया? क्योंकि उनको कहीं पे मूव भी किया जा सकता था, उनकी सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम भी हो सकते थे, लेकिन वो अपने एक रवायती दफ्तर में बैठे तमाम कार्रवाइयां सर अंजाम दे रहे थे। जी, ये आपका इस सवाल का जवाब बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस देने से पहले मैं सिर्फ आपकी तवज्जो एक तरफ दिलाना जी। चाहता हूँ ताकि जी। आप उस चीज को भी हाईलाइट कर सके, जी। और वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि पेंटागन में कोई 90 मिनट की ब्रीफिंग हुई है आज, जो पेंटागन ने कांग्रेस ऑफिशियल्स को, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स को दी है। जी। और उन्होंने उस पेंटागन ब्रीफिंग में ये कहा है कि कोई एविडेंस नहीं, कोई शहादत ऐसी मौजूद नहीं थी जिस पे ये कहा जा सके कि ईरान जो है वो किसी भी तरीके से यूनाइटेड स्टेट को स्ट्राइक करना चाहता था। बिल्कुल और ठीक। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो ट्रंप का जो आर्गुमेंट था वो किसी एविडेंस से या किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और ट्रंप उस चीज की शहादतें नहीं दे सकता, ये कोई इंटेलिजेंस असेसमेंट नहीं पेश कर सकता जिसके उन्होंने उसने कहा कि ईरान जो है वो मिसाइल बना रहा है, ईरान न्यूक्लियर वेपन जो डेवलप कर रहा है। और जी। उसके साथ साथ एक और बड़ी सीआईए की ब्रीफिंग सामने आ रही है, जिसमें सीआईए ने कोई ब्रीफिंग पे 3 हफ्ते पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता दिया था कि अगर आप रिजीम चेंज करेंगे तो उसके अंदर किसी भी तरीके से ये नहीं तवक्को की जा सकती कि कोई अमेरिका का पैट किया कोई आदमी कामयाब हो सके, जैसे वो रजा शफेली के बेटे कहते, बल्कि सोच उम्मीद ये है कि इस रिजीम चेंज करने में और एक कोई हार्डन्ड किस्म का या तो आईआरजीसी से या अंदर से शख्स होगा जो उस रिजीम में जो है वो पावर टेक ओवर करेगा। तो जो थीसिस अमेरिकन ने इस वॉर को करने के लिए ट्रंप ने बिल्डअप किया है वो अब जमीन बोस हो रहा है, उसकी अपनी ही पेंटागन और उसकी अपनी ही कांग्रेस के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितनी सिंसियर, कितनी, क्योंकि जो नेतन्याहू ने कहा है ना कि मेरा 40 साल का ड्रीम था कि जी मैं जाके ईरान पे हमला करूं, वो ट्रंप ने पूरा कर दिया है। तो ये तमाम की तमाम जो वॉर है ये बुनियादी तौर पे ज़ियोनिज़्म, दहशतगर्दी पे, और न्यू कॉन्स जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं उनकी जो दहशतगर्दी है जो दोनों मिल के मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये वॉर जो है उस मजहबी जनून पे बेस करती है जिसका टूल नेतन्याहू ने ट्रंप को और जैरेड कुशनर को बनाया। अब जो आपने बात की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी हमने बहुत दफा उसका जिक्र भी किया था और उसके ऊपर डिस्कशन भी की थी कि ईरान के अंदर कोई वीकनेस है, और वो वीकनेस आपको पता है लास्ट टाइम जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया था वो सामने आ गई थी कि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा मुसैद का नेटवर्क मौजूद है। बल्कि ईरान के प्रोजे अहमदीन निजाद का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस जमाने में, खामनेई साहब के जमाने में, जब मुसैद को एजेंटों को पकड़ने के लिए यूनिट बनाया हुआ था उसका जो हेड था वो भी मुसैद का एजेंट था। तो ये जो मुसैद का एक नेटवर्क था जो जिसमें इंडियंस भी बहुत सारे शामिल थे, और लास्ट टाइम भी 74 इंडियंस पकड़े गए थे जो रॉ का नेटवर्क चला रहे थे, जिन्होंने साइंसदानों की और बाकी ड्रोन्स की एक्टिविटी को रिपोर्ट किया था। और ये वही नेटवर्क है जिसने खamenei साहब को इंड्यूस किया है
इस जगह पे लाने के लिए जहां पे उनको टारगेट किया गया है। अदरवाइज साफ जाहिर है उनको एक मोस्ट प्रोटेक्टेड बंकर के अंदर होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी बड़ी ब्रीफ सी चीज, बड़ी अपेरेंट सी चीज होती है रियासतों के अंदर, हुकूमतों के अंदर, और वो हर ब्लू बुक जिसको कहते हैं ना, एक प्रोटोकॉल बुक हर मुल्क हुकूमत के अंदर मौजूद होती है, जिसके अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डिवाइस किए जाते हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि जो हाई ऑफिसर्स होते हैं इस बिल्कुल किस्म ठीक। के हालात में ना वो एक जगह पे बैठते हैं, ना वो एक बिल्डिंग में बैठते हैं। अगर उन्हें मीटिंग्स बिल्कुल भी करनी होती है तो आज तक जूम का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आप डिफरेंट जगहों पे दूर बैठ के भी आपस में मीटिंग्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं, बल्कि एक जगह तो मैं ये भी पढ़ रहा था, मुबैयन तौर पे सही है गलत है, जी। कि गालिबन जो खamenei साहब का सन इन लॉ था वही इन्वॉल्व है इस तमाम इशू के अंदर। जो उनकी पिक्चर वगैरह जो है वो भेजी गई है, जिसमें उनकी बेटी भी टारगेट हो गई है, उनका नवासा भी टारगेट हुआ है। तो ये एआई जनरेटेड भी चीजें सामने आ रही है। और दूसरा ह्यूमन इंटेलिजेंस, एआई के जी। अलावा इसके अंदर जितना रोल प्ले किया है वो ज्यादा रोल ह्यूमन इंटेलिजेंस और वो रॉ का, बिल्कुल वो जो रॉ और मुसैद का जो नेटवर्क है उसने किया है, और उनको ठीक। इंड्यूस किया गया है यहाँ लाने के लिए, जिसकी जगह से वो टारगेट हुए। अल्लाह ठीक। उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। बहुत आमीन। ग्रेट आदमी थे, और मुझे ठीक। बड़ी अच्छी लगती थी उनकी सेइंग कि वो बार बार अपना लेक्चर या अपना सरमन दे रहे होते थे तो उसमें इकबाल लाहौरी के अल्फाज का और उनके शेरों का बड़ा इस्तेमाल किया करते थे। बड़ी उनको बिल्कुल ठीक। अटैचमेंट थी इन चीजों से। तो अब जो कुछ होगा ईरान में और रजीम चेंज के नतीजे में जो सामने आएगा, उसका भी रिजल्ट आप देखिए आने वाले दिनों में अमेरिका को और इजराइल को पता चल जाएगा बड़े अच्छे बिल्कुल तरीके से। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर आपके साथ कुछ बात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ब्रेक का कहा जा रहा है, उस ब्रेक से पहले पहले आपके सामने सवाल रख दूं कि सर ये जो सब कुछ हो रहा है तमाम दुनिया की इस वक्त मईशत के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इफेक्ट होगी, किस हद तक रेजिलियंस शो की जा सकती है इंटरनेशनल मईशत की जानिब से, कितने दिन तक ये सब बर्दाश्त हो सकता है तमाम दुनिया से, इस पर गुफ्तगू करनी है आपके साथ, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल भी मौजूद हैं। सर, जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि इस वक्त जो दुनिया की मईशत है वो जो इस जंग के आफ्टर शॉक्स होंगे, और ख़ास तौर पर जब आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया जाता है, तो किस हद तक इन शॉक्स को बर्दाश्त कर सकेगी? देखिए, आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब स्ट्रेट्स दोनों बंद हो चुके हुए हैं ऑलरेडी। और इस टाइम पे जो है मल्टीपल जो वहाँ शिपिंग लाइनर्स थे उनको नुकसान भी पहुंचा है। कुछ को अमेरिका ने निशाना बनाया है ईरान के, और कुछ को जो है वो बाकी ईरानियन नेवी ने जो है वो निशाना बनाया है। अब इसके अंदर तकरीबन दुनिया के 33,000 शिप जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से हर साल गुजरते हैं। ऑलमोस्ट 90 शिप जो हैं रोजाना इस आबना से गुजरते हैं। और पाक जो चीन का जो 90% तेल है उसका इन्हिसार ईरानी तेल के ऊपर है। और जाहिर है चीन एक बड़ी मईशत है, और अगर उस मईशत को उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है तो मजबूर होके वो कुछ ना कुछ एक सख्त कदम जो है उसको लेना पड़ जाएगा। 7 जो है खिताई ममालिक हैं, जिसके अंदर 3 बड़ी एयरलाइंस जो हैं इस टाइम पे ग्राउंड हो गई हैं। एक कतर एयरलाइन, एक जो है वो इत्तेहाद एयरलाइन, और एक इमारात एयरलाइन। ये तीनों जो हैं ये इस टाइम पे ग्राउंडेड हैं, और जो जी। हाल हुआ हुआ है उनके मुल्क से लोग भागना चाहते हैं लेकिन वो भागे नहीं जा रहे। हम्म। अब जो क्योंकि ये दुनिया के अंदर एक अहम ममालिक समझे जाते हैं, तेल और एलएनजी की प्रोड्यूस कतर के हवाले से जो है वो आपको मालूम है कि वो भी है। लेकिन कतर का भी एलएनजी का सिस्टम जो है वो इस टाइम पे बैठ गया है। अब ऐसी सूरत के अंदर आप जो है वो कैसे कहेंगे कि दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट जो आज हुई है वो क्रैश हुई है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 1 घंटा जो है वो बंद हो करनी पड़ गई, और इसी तरह से तेल की प्राइसेस इंटरनेशनली जो है वो राइज कर गई हैं। हम्म। और कहा ये जा रहा है कि तेल की प्राइसेस जो है 130 से $150 जो है पर बैरल जो है वो जा सकती हैं। साथ ही गोल्ड की प्राइसेस जो हैं इस टाइम पे स्काई रॉकेटिंग हाई है इनकी कीमत। और इसके अलावा जो सूरत हाल है वो दुनिया के अंदर जो सामान और रसद जिसको इस आबना से गुजरना है वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि तकरीबन 33% दुनिया का जो ट्रेड है वो यहाँ से होता है। अब ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसने अगर 1 हफ्ते में जिस शिप ने पहुंचना था,
अब वो शिप जो है एक लंबे रूट से जाया करेगी और लंबे रूट से जाने के नुकसानात भी हैं। फिर उनके शिपिंग लाइनर्स के अपने चैनल्स मौजूद होते हैं, हम्म, उनको वहाँ टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि एक जितने हफ्ते में पहुँचना था वो महीने में पहुँचेगी। जी तो इससे जो कॉस्ट ऑफ शिपमेंट है वो बढ़ जाएगी। अब जो बिल्कुल जो अहम तरीन बात है, वो आपने जो सवाल पूछा था मैं उसका ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। कुछ अर्सा कबल जो है चंद डॉक्टर जो थे वहाँ उनको एंगेज किया गया था, जो डेंटिस्ट थे। और हम्म, सुनने में ये आया है कि कुछ वहाँ जो अहम तरीन लोग थे, उन्होंने अपना दाँतों का जब इलाज करवाया तो उसके अंदर वो उन्होंने दाँतों के अंदर प्लांट्स कर दिए ऐसे चिप जिससे जो है उनकी लोकेशन वो उसका अंदाज़ा हो जाए। अब जिन लोगों ने पट्टियाँ बाँध के आयतुल्लाह खामेनेई साहब से जो है मिलवाया करते थे, वो हम्म, पट्टी बाँधने वाले ही कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए और माज़ी में भी इसकी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं, जबकि कासिम सुलेमानी साहब जी को भी इसी तरीके से हिट किया गया, उसके बाद इस्माइल कानी को, जनरल बाकरी को और फ़ख्रज़ादा जो उनके न्यूक्लियर साइंसदान थे, इसी तरीके से इब्राहिम रईसी साहब का पुरस्कार हेलीकॉप्टर क्रैश था और हम्म, फिर माज़ी के अंदर भी उनके वज़राए आज़म जो है, उनको भी निशाना बनाया गया। ये सारी चीज़ों को अगर आप सामने रखें, तो इसका हम्म, मतलब ये है कि अगर ये वॉर तवील होती है, जैसे बात हो रही थी, देखिए 8 साल उन्होंने इराक के साथ जंग लड़ी थी, 8 साल। तो हम्म, 8 साल एक बहुत बड़ी जंग होती है और वो बड़ा बिल्कुल टाइम होता है और फिर उसके अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने ये स्कड मिसाइल जिनका 1-1 टन वॉरहेड था, ये देखी भी है जंग पहले, उन्होंने कोई हम्म, ऐसी नई नहीं है। हाँ, बिल्कुल जी अलबत्ता क्या इज़राइल ने देखी है, क्या अमेरिका ने देखी है? अमेरिका की तो हिस्ट्री ये है कि वो जंग जीता ही कोई नहीं है। हम्म, कौन-सी जंग जीता? हेटी में जीता, सोमालिया में जीता, वियतनाम में जीता, लाओस में जीता। 1776 से ये तकरीबन सिर्फ 17 साल ऐसे हम्म, हैं, जिसके अंदर ये पुरअमन रहे हैं। इनके तकरीबन 800 बेसेस पूरी दुनिया के अंदर मासवाए बदअमनी के और कुछ नहीं फैला बिल्कुल रहे और ठीक डोनाल्ड ट्रंप को अब 61% जो वोट है, वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। ये मुझे लग रहा है कि मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा और ख़ास तौर हम्म, पे ये आईएईए के मामले के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि आपके पास जो है हम जो है किसी नतीजे पे पहुँच रहे हैं। लेकिन लगता ये है कि इज़राइल ने वहाँ इंटरवीन किया और अमेरिका के जो अपने लोग थे अहलकार, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चीट किया और हम्म, धोखा दिया और बताया कि जी ईरान हमारे साथ कोई मुआहदा नहीं कर रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको जो है ज़बरदस्ती वॉर में घसीटा गया और अब उनके जॉइंट चीफ की जानिब से बातें आ रही हैं कि जनाब ये तो एक बड़ा मसला बन गया है और अमेरिका इसके अंदर जो है नुकसान उठा रहा है। ठीक अच्छा कर्नल साहब हमने इस सारी मामलात जो देखे कल भी हमने देखा चैनल्स हैकिंग भी हुई और कुछ इस तरह से भी एक साइबर वॉरफेयर का भी एक माहौल सा बनना शुरू हुआ तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे इस सारे माहौल में ये कहाँ से काम शुरू हो गया कि अब चैनल्स जो हैं वो भी हैक होना शुरू हो गए जी, मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा जी, इसराइल और यूएस के ऊपर, फिर मैं आपके सवाल का जवाब जी देता हूँ। जी देखें, जी प्लीज तो सारा कुछ हो रहा है बेसिकली। एक जो इसराइल है उसको अमेरिका बड़ी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है, यानी ये जिसको हम कहते हैं कि इजराइलियन एक्सेप्शनलिज्म, क्योंकि मुल्कों के स्पेशल रिलेशन है अमेरिका के साथ लेकिन एक्सेप्शनल नहीं है। इसराइल कुछ भी कर ले, उसकी अमेरिका जो है उससे नहीं पूछता। वो कोई भी स्टेटमेंट देख ले, वाहिद मुल्क है इसराइल जो इवन अमेरिकन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें खुल के इंटरफेयर करता है, लेकिन कभी कोई बात नहीं की जाती। फिर जो डिक्टेट इसराइल करता है उन्हीं डिक्टेट्स को यूएसए फॉलो करता है। और इसीलिए जी जो अभी अब्दुल्ला बिल्कुल साहब बात कर रहे थे कि ये जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि जी वो उनकी जो कांग्रेस में और पेंटागन में ब्रीफिंग हुई है, वो बेसिकली एक फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है ट्रम्प को, क्योंकि अब ट्रम्प फौरन तो नहीं कह सकता कि जी मैंने जंग अब बंद करनी है, बिकॉज हमारा नुकसान होना शुरू हो गया है और लोग भी अंदर से खड़े होना शुरू हो गए हैं और इसराइल में भी बड़ा लोगों में इज़्तिराब है। तो एक फेस सेविंग के लिए ये सारा कुछ अब बिल्टअप किया जा रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो ईरान है वो अपने अहदाफ जो हैं बेरे मिनिमम जो उसने ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं उसके बगैर वो बात अब सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। तो जो जी आपने सवाल किया था, देखिए बेसिकली जी ये जो दौर है ये सोसाइटल वॉर्स का है, ये ट्रेडिशनल वॉर्स का दौर नहीं है। अब आप अगर देखें तो इस वॉर के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, हर वॉर का एक ऑब्जेक्टिव होता है जी, और उसमें से हर प्रोटागोनिस्ट का, एंटागोनिस्ट का, यानी जो वॉर लड़ रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है।
इसराइल का अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें, जो पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, तो वो है सिर्फ क्योस बर्पा करना। क्योंकि आप देख लें, उसने सारे मुल्कों में क्योस बर्पा किया है, किसी जगह भी उसने कोई टेरिटरी नहीं ली, कहीं पे भी उसने होल्ड नहीं किया, किसी जमीन पे कब्जा नहीं किया, और सिर्फ अपनी जो बाउंड्री है इसराइल की उसको तो कंसोलिडेट किया है, वो भी अपने इंटरनल जो लोग हैं उनको मार मार के, उनको बुलडोज करके। और आपके सामने है सारी मिसालें, उसको बिल्कुल डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल। जबकि जो ऑब्जेक्टिव है यूएसए का इस रीजन के अंदर, जो पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली पीस है। लेकिन आयरनी ये है कि यूएसए को जो उसका अपना ऑब्जेक्टिव है वो ड्राइव नहीं कर पा रहा, वो इसराइल के ऑब्जेक्टिव के पीछे लग के तो क्योस बर्पा कर रहा है। तो ये वॉरफेयर जो है ना बहुत चेंज हो गई है जी। और देखिए, जो ट्रेडिशनल वॉर थी उसमें वॉर बॉर्डर पे होती थी, अब जो वॉर है वो वेक्टर्स के थ्रू शुरू ही सोसाइटीज से होती है। जी जब एक मिसाइल आके गिरता है तो उसका इफेक्ट सोसाइटीज पे होता है, वो जो क्योस बर्पा करता है, जिससे एक पॉलिटिकल वेव बनती है वॉर को खत्म करने की या वॉर को चलाने की। सो एक सोसाइटी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। इसीलिए ये हाइब्रिड वॉर का जमाना है, इसीलिए इसमें जो ठीक, सोसाइटी है उसको विन ओवर किया जाता है, उसको कंफ्यूज किया जाता है, उसकी परसेप्शन चेंज की बिल्कुल ठीक। जाती है। इतने उनके ओपिनियन उनके अंदर फेंक दिए जाते हैं कि सोसाइटी ओपिनियन लेस हो जाती है, और जी वो जो सोसाइटी है वो सोचने के काबिल नहीं रहती, और वो आप कॉग्निटिव ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, जिसको लेनिन कहता है यूजफुल इडियट्स। वो यूजफुल ठीक। इडियट्स जो है, फिर जब भी जो भी नैरेटिव आता है उसको फौरन पिक कर लेते हैं, और जो पॉलिटिकल कर्ट्स हैं उसके पीछे लोग चलना शुरू हो जाते हैं। अब हमारा जो थ्रेट है, देखिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना वेविदाल दिया है कि हमें ना अपने ईस्ट से खतरा है ना अपने वेस्ट से खतरा है। उन दोनों फ्रंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है। ठीक। लेकिन हमारा जो थ्रेट है, हमारा जो आपके लिए जो कंसर्न है, वो इंटरनल है। और आपने उसकी हम्म, डेमोन्स्ट्रेशन देखी जी जब सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, ये शहीद हुए, तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे एजिटेशन शुरू हो गई। कुछ जगहों पे इवन आप हमारे नॉर्थ के अंदर तोड़फोड़ भी शुरू हो गई। जी। अब वो सारा कुछ देखिए किस तरीके से मूव, और पूरा एक सोशल मीडिया जो है हम्म, वो एक उसके अंदर मूवमेंट चलना शुरू होगी। तो आई थिंक ये जो कॉग्निटिव वॉरफेयर है जी, विच इज़ पार्ट ऑफ द हाइब्रिड वॉरफेयर, ये बिल्कुल असल ठीक। वॉरफेयर है। और अब ठीक। जितनी जंगें आगे आएंगी वो ट्रेडिशनल वॉर्स नहीं होंगी जी। ये जो अभी कन्फ्लिक्ट हो रहा है ये भी कॉग्निटिव बिल्कुल वॉरफेयर ठीक और हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है जी। सर। बिल्कुल ठीक, आपका इस हवाले से जवाब आ गया। वक्त थोड़ा है, ब्रिगेडियर साहब आपसे बस लास्ट सवाल करना चाहूंगा और इसका क्विक आंसर चाहूंगा। सर, अफगानिस्तान में अब जो सूरत हाल बनी है, इसमें क्या पाकिस्तान अपने तमाम मकासद हासिल कर चुका है? जी नहीं, तमाम मकासद तो अभी हासिल नहीं कर चुका, बिकॉज जिस वक्त तक आप इस किस्म की जो वॉरफेयर है, जो पाकिस्तान के अंदर जो हाइब्रिड जंग हो रही है, जिसके ऊपर वहां से अफगानिस्तान से स्टेटमेंट आई है कि हमारे पास बहुत सारे सुसाइडल बॉम्बर मौजूद हैं। जी। पाकिस्तान फ्रंट के ऊपर तो डिप्लॉयड है, वेस्टर्न फ्रंट हो गया, ईस्टर्न, लेकिन जो इंटरनल थ्रेट होता है ना, उसकी एक रिफ्लेक्शन आपने कल देखी गिलगित में, स्कर्दू में जो कुछ हुआ या बाकी जगहों पे हुआ, ये बहुत सेंसिटिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ट्रुप्स कंज्यूमिंग होता है, इंटेलिजेंस कंज्यूमिंग होता है, वेट अपना टाइम अपना पूरी की पूरी आपकी एफर्ट जो है उसको ही कंज्यूम कर जाता है, बिल्कुल क्योंकि ठीक। आइडेंटिफाई करना एक आदमी की लोकेशन को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो आपके यहाँ जिसको आप सुसाइड बॉम्बर कहते हैं, ठीक। इसीलिए वो चल के जो इस्लामाबाद तक भी पहुंच जाते हैं। और तो ये जो थ्रेट है ये हमारा उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता, इसमें हम अफगानिस्तान को काइनेटिक के साथ पॉलिटिकली या डायलॉग के जरिए भी ऑन बोर्ड नहीं कर लेते। और बिल्कुल बाज ठीक। दफा ये कहा जाता है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कि एट सम टाइम्स द पीस कम्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन, सो यू हैव टू यूज दैट बैरल ऑफ द गन मोस्ट इफेक्टिवली, जो पाकिस्तान कर रहा है। और फिर जहां बिल्कुल पे ठीक। वो उनकी एफर्ट और उनके एमुनिशन और उनके जो रिसोर्सेज है वो सैप होंगे, फिर आप उनको टॉकिंग टेबल पे लेके आना है, बिल्कुल और ठीक। उससे बिल्कुल ठीक। वहां पे फिर आगे आपका फ्यूचर कोर्स डिसाइड होगा। चलें, ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और गज़फ़र अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बदलते हुए हालात के ऊपर एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।